record this session as well. Okay. So electromotive force, terminal voltage and internal resistance of a cell, combination of resistors. So this is what we are going to study. EMF पढ़ेंगे, EMF क्या होता है, फिर टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, और उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं. तो न्यूमेरिकल पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा जो सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इससे बस न्यूमेरिकल्स ही बनते हैं. कॉन्सेप्ट समझते हैं, फॉर्मूलेज समझते हैं, और उसके बाद न्यूमेरिकल पे हम लोग वर्क करेंगे. सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पहले तो होता क्या है. देखो, तुम्हारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको मूव कराने के लिए बेसिकली तुमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो वो जो फोर्स हम लगाते हैं उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं. सो the electric cell maintains a constant difference in potential between the two conductors called the electrodes or terminals. So हमारे पास जो दो कंडक्टर है ना, वो इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड होएगा. अब ये जो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है वो कैथोड होता है. ठीक है, सो ये हो गया हमारा कैथोड, और जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग कहते हैं एनोड. और इसका ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कैटायन जो है हमारा T जो हम लोग लिखते हैं ये पॉजिटिव की तरह लगता है. तो कैटायन जो है ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं. ये पॉजिटिव चार्ज आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ जाएगा अट्रैक्ट होके, और एनायन जो है इसमें ये जो N है ये नेगेटिव को सिग्निफाई करता है. सो ये बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस है जो कि एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है उसके तरफ मूव करता है. अब ये अपने आप तो मूव करेगा नहीं भाई. कैटायन जो है ये मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मान लो H2SO4 है, तो 2H प्लस और SO4 2- में ब्रेक हो जाएगा जैसे ही तुम इसको वाटर में मिक्स करोगे. अब ये जो 2H प्लस और SO4 2- में ब्रेक होता है. अब इसमें क्या है कि H प्लस आयन जो है ये पॉजिटिव आयन कैटायन हो गया हाइड्रोजन आयंस, और एनायन हो गया सल्फेट आयंस SO4 2-. अब ये जो अपने आप मान लो तुम्हारे पास ये जो एसिडिफाइड वाटर है जिसको हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी कह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास H प्लस भी होगा और SO4 2- भी होगा. ये दोनों आयंस होंगे. अब और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही मतलब ये अपने आप तो ये H प्लस और SO4 2- मूव करेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बेसिकली ये पॉजिटिव और नेगेटिव मेंटेन करना पड़ता है. बेसिकली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो मेंटेन करना पड़ता है. तो दैट्स व्हाट इलेक्ट्रिक सेल डज. सो केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सो does a cell does a cell stores the chemical energy and it can be used as a source of current or free electrons. The chemical energy changes into electrical energy, right? Now figure 8.11 shows a electric cell having two electrodes, one of zinc and other of copper. तो जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, राइट? इलेक्ट्रोलाइट जो H2SO4 है इन वाटर डिसोसिएट्स इनटू, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे मतलब बेसिकली, तो ये डिसोसिएट करेगा H प्लस और SO4 2- में. दीज आयंस मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड. नेगेटिव आयन इम्पार्ट इलेक्ट्रॉन्स टू द जिंक इलेक्ट्रोड. तो ये जो नेगेटिव आयन है दिस विल गिव इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नेगेटिव आयंस मतलब इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. दिस विल इम्पार्ट इलेक्ट्रॉन टू द जिंक इलेक्ट्रोड, है ना. तो जो हमारे पास जेड जिंक इलेक्ट्रोड है उसको ये इलेक्ट्रॉन्स दे देगा. ठीक है, एंड पॉजिटिव आयन H प्लस गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कॉपर इलेक्ट्रोड. तो ये कॉपर से इलेक्ट्रॉन ले लेता है H प्लस वाला. अब दिस केमिकल एक्शन क्रिएट्स अ डिफरेंस इन पोटेंशियल. अब देखिए, अब जिंक को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो कॉपर से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया.
As a result, the zinc electrode becomes a negative potential and the copper electrode acquires a positive potential because SO4 2 minus gives 2 electron to the zinc electrode. So it will become negatively charged and at negative potential, and copper H plus ion will take electron from the copper electrode. So because it takes electron out of copper electrode, copper will be now positively charged. So that will be at a positive potential. So there will be a potential difference between copper electrode and zinc electrode. So this potential difference is called the electromotive force. A potential difference called the electromotive force is created between two electrodes of the cell. ठीक है. So ये जो potential difference create हो रहा है दोनों electrode of cell के बीच में. So when no current is drawn from a cell, that is when the cell is in open circuit, the potential difference between the terminals of the cell is called its electromotive force or EMF. तो अगर आपने कोई external circuit इसके across नहीं connect कर रखा है, उस समय जो इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है. ठीक है. तो ये ध्यान रखना कि व्हेन देयर इज नो लोड कनेक्टेड टू इट, लोड मतलब कोई रेजिस्टेंस हमने नहीं कनेक्ट किया है जिसके थ्रू ये जो ईएमएफ है ये करंट पास कराएगा. अगर ऐसा कोई हम लोगों ने लोड कनेक्ट नहीं कर रखा है एक्सटर्नली, तो जो भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के बराबर होगा. So EMF of the cell is generally denoted by the symbol epsilon. तो ये जो सिंबल है इसको हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं. ये जो सिंबल E जैसा जो सिंबल लग रहा है, its unit is volt and it can be measured by connecting a voltmeter of high resistance across the cell. Now when some electrical component, so when some electrical component जो हम बता रहे थे ना, एक लोड कनेक्ट करेंगे या तो बल्ब कनेक्ट कर दें या कोई भी फैन कनेक्ट कर दें या बस एक रेजिस्टर ही कनेक्ट कर दें, तो वो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अगर हम ज्वाइन कर देते हैं टर्मिनल ऑफ द सेल में, सो इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम द जिंक टू द कॉपर इलेक्ट्रोड. जिंक पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सॉरी जिंक नेगेटिवली चार्ज्ड है, कॉपर पॉजिटिवली चार्ज है. जिंक के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो करेगा. इलेक्ट्रॉन बिकॉज जिंक से कॉपर फ्लो करता है, हमें पता है करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा, वो कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो करेगा. सो करंट फ्लोज इन द एक्सटर्नल सर्किट बिकॉज कॉपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो जिंक नेगेटिव टर्मिनल है. तो हम लोग को पता है कि एक्सटर्नल सर्किट में अगर हम लोग कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं सर्किट में, मान लो ईएमएफ के अक्रॉस हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया. अब बिकॉज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और अभी हम लोगों ने बात किया कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है, तो ये ड्राइव करता है करंट को बेसिकली, जो ईएमएफ का सोर्स है. So when some electrical component is joined to the terminals of the cell, electrons flow in the external circuit from zinc to copper. So basically ये तुम्हारा जिंक इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है will flow from zinc to copper. So electron flows from zinc to copper electrode. The current flows in the external circuit because the EMF between the terminals provide energy for the charge to flow through the component joined in the circuit. So ये जो current flow क्यों करता है, because ये जो EMF है, it provides the energy, right, required energy for the charge to flow through the component joined in the circuit. So therefore इसको electromotive force इसीलिए बोला जाता है. So electromotive force EMF of a cell is defined as the energy spent or the work done per unit charge in taking a positive test charge. Positive test charge मतलब जो जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, और जनरली 1 कूलम यूज करते हैं इसको टेस्ट चार्ज को. So per unit charge वही बता रहा है. EMF of a cell is defined as energy spent per unit charge in taking a positive test charge around the complete circuit of the cell. ठीक है. So work done per unit test charge. So EMF E is equal to W upon Q. ठीक है. So तुम लोग को याद होगा हम लोग पोटेंशियल पढ़े थे, V is equal to W upon Q, और
वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये पिछले वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था, उसी से आता है, वोल्टेज ही तो है ये ईएमएफ। सो ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एक पूरे सर्किट के चारों तरफ लेकर जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क हम करेंगे, दैट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। सो W by Q. Now, factors affecting the EMF of a cell. The EMF of a cell depends on the material of electrodes, right? Second, the electrolyte used in the cell. So, जो हमारा सेल का EMF है, किन चीजों पे डिपेंड करता है? पहला, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, कि क्या हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रोड पे। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल, जैसे H2SO4 यूज किया है या HCl यूज करेंगे, जो भी यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, उस पर डिपेंड करेगा। However, it is independent of the shape of the electrodes, the distance between the electrodes, and the amount of electrolyte in the cell, concentration वगैरह basically। तो basically इनके तीन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। पहला, शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आप देखें, so it is dependent on material of the electrode and electrolyte used। क्या इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, क्या मटेरियल है इलेक्ट्रोड का, इन दोनों चीज पे ईएमएफ ऑफ द सेल डिपेंड करेगा। और किन पे नहीं डिपेंड करेगा? शेप ऑफ इलेक्ट्रोड पे, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पे, कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में क्या डिस्टेंस है, और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इन तीनों चीज पे नहीं डिपेंड करता है। सो thus the EMF of a cell is its characteristic property. It is different for different kinds of cells. तो अलग अलग सेल का अलग अलग EMF होगा, इसीलिए ये अलग अलग नाम है, वोल्टाइक सेल, लेक्लैंकी सेल, डेनियल सेल्स। सो ये सारे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं। द EMF of the voltaic cell is 1.08 volt, and then Leclanche cell is 1.5 volt, Daniel cell is 1.08 volt। ये सब जो है ना, इन सब में अलग अलग हम लोग मटेरियल यूज करते हैं इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और इसीलिए इन सबको अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है, और अलग अलग पर्पस में फिर हम लोग यूज भी करते हैं इसको। सो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल, so terminal voltage of a cell, when current is drawn from a cell, that is when the cell is in closed circuit, the potential difference between the electrodes of the cell is known as terminal voltage। तो जब इसमें करंट फ्लो करने लगा इस पूरे सर्किट में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों टर्मिनल के बीच में, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दिस V इज कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज। तो ईएमएफ को E से रिप्रेजेंट करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग V से, कैपिटल V से डिफाइन करते हैं, ठीक है। So the terminal voltage of a cell is generally denoted by the letter V. It is also represented in volts. It is also expressed in volt. The terminal voltage of a cell is defined as the work done per unit charge in carrying a positive test charge around the circuit connected across the terminals of the cell। तो ये जो terminal voltage है एक सेल का, it is defined as work done। तो हम लोगों ने देखा है per unit charge in carrying a positive test charge around the circuit। So V is equal to W dash by Q, ये जो हम लोग यहाँ पे लिख रखे। सो W अमाउंट ऑफ वर्क जो था, है ना, वो दैट वाज सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज अराउंड द सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। और वहां पे जो हम लोग ईएमएफ के लिए अगर हम लोग बात करें, अगर पिछला वाला अगर तुमको याद हो, तो ये हम लोगों ने किया था कि EMF of a cell is energy spent per unit charge in taking a positive test charge around the complete circuit of the cell। सेल के अंदर बाहर सब जगह, outside the cell as well as in the electrolyte inside the cell। मतलब जो चार्ज को बाहर और अंदर दोनों तरफ, मतलब पूरे में इसको मूव कराने में चार्ज को। सो अगर मान लो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इससे इधर आएगा,
यहाँ से फिर इधर और यहाँ से फिर इधर आएगा, एंड देन दिस कंप्लीट सर्किट, राइट। यहाँ पे अगर हमने ये लगा रखा है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ये पूरा इसको पूरा इसमें मूव कराने में जो वर्क डन लगेगा W/Q, ये हमारा EMF E हो गया। और बस दोनों टर्मिनल के बीच में अगर हम लोग को मूव करना है, राइट, जो कि यहाँ पे बता रखा है दूसरे वाले में, ठीक है। सो work done per unit charge in carrying a positive test charge around the circuit connected across the terminals of the cell. So यहाँ पे W dash is the amount of work done in carrying a test charge Q around the circuit connected across the terminals of the cell, only outside the cell and not inside the cell. देखो यही डिफरेंस है, वहां पे इनसाइड द सेल भी है और यहाँ पे नॉट इनसाइड द सेल, बस आउटसाइड में जितना मूव करने में लगता है। मतलब कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव, मान लो इलेक्ट्रो यहाँ से ले जाके इलेक्ट्रॉन को वापस यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन करना होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और थ्रू आउट द सर्किट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, मतलब सेल के अंदर भी जो मूव कराने में जो दोनों मिला के जब हम करते हैं, तब वो हम लोग EMF बताते हैं। क्लियर है बच्चों? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF का डिफरेंस क्लियर है? यस सर। Now, voltage drop in a cell, from the definitions of EMF and terminal voltage of a cell, it is clear that terminal voltage V of a cell is less than its EMF E. भाई जितना वर्क डन पूरे सर्किट में मूव कराने में लगेगा, है ना, that will always be more than the work done which is required to move it from one terminal to the other terminal, right? Move the charge from one terminal to other terminal, क्योंकि हम सेल के अंदर नहीं लेके जा रहे हैं, तो वो एनर्जी बच जा रहा है हमारा। So amount of energy is spent in the flow of charge from electrolyte through the electrolyte inside the cell, ठीक है। So if W is the work done in carrying a test charge Q through an electrolyte inside the cell, then the quantity W/Q is called the voltage drop in the cell. So जो सेल में जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, दैट इज स्मॉल W/Q, है ना। एक्सटर्नली जो वर्क डन लग रहा है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ले जाने के लिए W डैश, टोटल वर्क डन W है अंदर बाहर दोनों मिला के, और जो अंदर अंदर मूव करने वाला होता है वो वर्क डन स्मॉल W है। सो दस द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड द वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल. It is so called because this voltage is not available to us for use. सो वोल्टेज ड्रॉप होता कहाँ पे है? इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो रिलेशन अगर हम लोग को निकालना है, तो टोटल वर्क डन अंदर और बाहर दोनों तरफ मूव करने के लिए, सेल के बाहर भी चार्ज को मूव करने के लिए और सेल के अंदर भी जो चार्ज को मूव करने के लिए, दोनों मिला के जो वर्क डन होता है उसको हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू वर्क डन in moving a test charge outside, external to the cell and internal to the cell. तो ये सबको ऐड, एक्सटर्नल और इंटरनल वर्क डन को ऐड करेंगे, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सबको Q से डिवाइड कर देते हैं, चार्ज, जो अमाउंट ऑफ चार्ज विच हैज बीन फ्लोन। सो इससे W/Q is basically E, W dash by Q is V, and W by Q is small v, small W by Q. So if you calculate, if you put the values here, so you will get EMF E is equal to V minus of, so E is equal to capital V plus of small v, right? So why? Because work done W is equal to W dash प्लस स्मॉल W, जो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है, इन सबको Q से डिवाइड करके हमने ये वाले जो हैं फॉर्मूलेज रिप्लेस कर लिए, ठीक है। सो इससे हम लोग का आ जाएगा EMF E इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V प्लस ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल। सो कैपिटल V जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू
EMF E minus of the potential drop in this inside the cell. Thus, when a current is drawn from a cell, its terminal voltage capital V is less than the EMF E by a small amount, by an amount equal to the voltage drop V inside the cell. So when the heavy current is drawn from the cell, a large number of charge carriers flow through the electrolyte, and hence more work is done. So this results in more voltage drop V and hence less terminal voltage capital V. So thus the terminal voltage V of a cell depends on the amount of current I drawn from it. Now distinction between EMF and terminal voltage. So EMF क्या है? Basically measured by the amount of work done per unit charge in moving a positive test charge in the complete circuit, inside as well as outside the cell. और terminal voltage of a cell क्या है? It is the measure of amount of work done per unit charge in moving the positive test charge in the circuit outside the cell, only in the external part of the circuit, not in the internal circuit, internal cell के अंदर. Now EMF of a cell, it is the characteristics of the cell. It does not depend on the amount of current drawn from the cell. हम लोगों ने क्या लोड लगाया है, कितना करंट उससे फ्लो कर रहा है, इन सब पे ईएमएफ ऑफ ए सेल डिपेंड नहीं करेगा. बट टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है, टर्मिनल वोल्टेज, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट drawn from the cell. More the current drawn from the cell, less is the terminal voltage. Now EMF of a cell is equal to terminal voltage when cell is not in use, while greater than the terminal voltage when cell is in use. So ये जो terminal voltage है, ये EMF of a cell is equal to the terminal voltage. E is equal to V कब होगा? When cell is not in use, मतलब हमने उसके आगे across कोई भी लोड नहीं लगा रखा है, तो जब सेल को यूज में नहीं रख रहे हैं तो उस समय E और V दोनों बराबर होंगे. While greater than the terminal voltage when the cell is in use, जब cell use में होगा तो जो हमारा terminal potential difference V है, that will be less than E. And it is equal to the EMF of the cell when the terminal voltage when cell is not in use, while less than the EMF when cell is in use. So this is the difference between EMF and terminal voltage. Internal resistance of a cell, तो हम लोगों ने देखा कि भाई जो V है वो E से लेस है, ठीक है. सो अगर हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पे एक सेल है, ये इसका EMF V है, E है, और इसके पोटेंशियल के इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल्स के क्रॉस मान लो V और रेजिस्टेंस R, ठीक है. सो हमें पता है कि स्मॉल v is less than small e. That is because of the internal resistance, the drop in the internal resistance of the cell. So वही चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे, internal resistance of a cell. So when the cell is in closed circuit, the current flows through the cell, inside the cell through its electrolyte due to flow of ions, while outside the cell through external circuit due to flow of electrons. Internal जो cell के अंदर, this is because of current flows because of cations and anions, and in the external circuit the current flows due to the flow of free electrons. Now it flows from anode to cathode in the external circuit and from cathode to anode inside the cell through the electrolyte so as to maintain a constant potential difference for the continuous flow. So the resistance offered by the electrolyte inside the cell to the flow of current is called internal resistance of a cell. So ये जो resistance है, which is offered by the electrolyte inside the cell to the flow of current, is called the internal resistance of the cell. Now it is the internal resistance of the cell due to which its voltage drops on drawing current from it. It is denoted by the symbol small r, ये जो internal resistance है.
and its unit is ohm. So if current I is drawn from the cell of which internal resistance is small r, then the voltage drop is I into R, small voltage drop inside the internal resistance. So a cell with its internal resistance is represented like this. तो बस एक सेल होता तो हम लोग उसको बस इस तरह से वर्टिकल लाइंस दिखा के छोड़ देते. सो दिस इज द सेल. अगर इसी में हम लोग एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर लगा दें, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सेल हो गया. और सेल विथ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम बिलो. ठीक है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस. पूछना है किसी को कुछ? ओके. सर ये रेजिस्टेंस तो सेल के बाहर है. नहीं, ये पूरा सेल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. किसने पूछा? प्रणय. अच्छा, ये सेल के अंदर ही है प्रणय. ये ना जो डॉटेड लाइन है ना, वो सेल को रिप्रेजेंट करता है. तो ये जो डॉटेड लाइन पूरा है, दिस इज द होल सेल. ओके, सॉरी. हाँ, तो ये जो डॉटेड लाइन है, दिस इज द होल सेल. और इसके रेजिस्टेंस को हम लोग अलग से, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल आर करके यहाँ पे शो करते हैं. और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ओके. यस सर. नाउ रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तुम लोग को खैर फॉर्मूला ही बस याद रखना है. डिराइव कैसे होता है उतना ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि अगर भूल जाओ तो कैसे निकालेंगे. तो अगर इसमें करंट आई हो रहा है, तो हमको पता है जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल वी है, वो क्या हो जाएगा? करंट आई इंटू स्मॉल आर. ठीक है, वोल्टेज इज करंट इंटू रेजिस्टेंस, है ना. और ये ई है. अब ई और वी, ठीक है, बेसिकली जो ईएमएफ ई है उसमें एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. क्यों ड्रॉप हो रहा है? करंट इसमें फ्लो कर रहा है इस तरह से. सो देयर विल बी अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस. तो जो ई माइनस, तो मान लो वोल्टेज ड्रॉप जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है स्मॉल वी है, तो ई माइनस स्मॉल वी इज इक्वल टू, या ई माइनस स्मॉल वी इज इक्वल टू कैपिटल वी. So that means EMF E minus capital V is equal to small v. ठीक है, तो ये जो कैपिटल V है, स्मॉल v है, IR के बराबर है. So E minus small v is equal to I into R. So total resistance of the circuit is capital R plus small r. अगर पूरा रेजिस्टेंस इसमें देखेंगे, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल. और करंट निकालना होगा, करंट इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कर देंगे टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का है. तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय आर प्लस आर. नाउ ईएमएफ ऑफ द सेल E is equal to I times capital R plus R. Now the voltage, terminal voltage of the cell V is IR, क्योंकि ये बस एक्सटर्नल सर्किट में रहता है वोल्टेज. और इंटरनल रेजिस्टेंस में जो टर्म वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है स्मॉल आई आर है. इन सबको हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, तो हमारा जो रिलेशन आएगा दैट इज ई इज इक्वल टू कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी, जो अभी हम लोग यहाँ पे तो प्रूव कर रहे हैं, अभी हम लोग लिख भी रहे थे स्टार्ट जब हमने किया था. एंड स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल ई माइनस वी. तो स्मॉल v क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, मतलब इनसाइड द सेल.
and capital E is the EMF of the cell, and capital V is potential difference across the terminals of the cell. अब from equation 8.26 and 8.27, ठीक है, इन सब को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं. तो स्मॉल आर V बाय आई है, V को E माइनस V बाय आई कर लें, I को V बाय R कर लें, तो E बाय V माइनस ऑफ 1 और ये इंटू R हो गया. ये R जो है डिनोमिनेटर में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. सो E by V minus 1 into R. So this is the relationship between terminal potential difference, EMF and the external resistance R. So internal resistance R is equal to E by V minus of 1, E by V minus of 1 into capital R. Clear? So बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं काफी. Now factors affecting the internal resistance. तो internal resistance किन चीजों पे डिपेंड करता है, उसको अगर हम लोग करेंगे. So internal resistance depends on first the surface area of electrode. तो जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं उनके सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा पहला. So surface area of the electrode पे डिपेंड कर रहा है. Larger the surface area of electrode, less is the internal resistance. Second वाला है the distance between the electrodes. तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है. तीसरा द नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है. सो इलेक्ट्रोलाइट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन कितना है, नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, उस पर भी डिपेंड करेगा कि जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा. दूसरा टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. So higher the temperature of the electrolyte, less is the internal resistance. तो अगर इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा. तो हम लोग चारों पॉइंट को एक बार फटाफट करें. सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे और उसमें से मतलब उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें से हम लोग यूज कर सकते हैं. तो इसीलिए सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो it will be considered a good conductor of electricity, and less is the internal resistance. दूसरा, the distance between the electrodes. तो more the distance between the electrode, greater is the internal resistance. भाई जितना ज्यादा distance travel करना होगा उतना probability होगा वहाँ पे collision का, और collision ions के साथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा resistance होगा. तीसरा, nature and concentration of the electrolyte. So less ionic the electrolyte or higher the concentration of electrolyte, greater is the internal resistance. ठीक है. Now fourth वाला है temperature of the electrolyte. Higher the temperature of the electrolyte, less is the internal resistance. So these are the four factors on which the internal resistance of a cell depends. Now combination of resistors. So in order to have a desired resistance in a circuit, sometimes we have to connect two or more resistors together. So they can be combined in दो तरीके से कर सकते हैं, एक सीरीज में एक पैरेलल में और दूसरा बोथ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है. तो व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज टू बी इंक्रीज्ड, जब उनका पूरा कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं, okay. दूसरा, अगर उसके रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है. तो ये भी ध्यान रखना है, सीरीज में कब करना है और पैरेलल में कब करना है. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज, अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है तो उसके थ्रू करंट जो होता है वो सेम होता है ना. ये हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लो हमारे पास ये रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 और R3, तो इनको जब सीरीज में आपने कनेक्ट किया तो करंट के पास तो एक ही रास्ता जाने का सर्किट में, दैट इज थ्रू दिस. सो दैट इज from A to B, then B to C, then C to D. This is the current I. ठीक है.
अब हमें पता है कि ये जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो V है, और इसके अक्रॉस हम लोग को रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। ये R इक्विवेलेंट हो गया, या कहीं कहीं देखोगे RS लिखा होता है। अब जो इसके अक्रॉस, जो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वो हो रहा है V1। R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2। R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V3। और इन सब पोटेंशियल ड्रॉप्स को ऐड कर दोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। V1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज इन सब में करंट सेम है, ठीक है, ए से बी, बी से सी, ऐसे करंट जा रहा है, और तीनों में करंट सेम, तीनों रेजिस्टेंस। V1 को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R1, I इंटू R2 एंड I इंटू R3, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू I इंटू R सीरीज कर लो अभी, ठीक है, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। आई दोनों तरफ कैंसिल कर लेंगे तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं, उन सब के रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है ना, तो ये हो गया हम लोगों का when resistances are connected in series, ठीक है। The following two facts can be noted about the series combination। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, दो फैक्ट्स याद करके रखने चाहिए हम लोग को। पहला, द करंट हैज अ सिंगल पाथ फॉर इट्स फ्लो, है ना, बिकॉज करंट के पास और कोई पाथ नहीं है फ्लो करने के लिए, ठीक है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। So thus the potential difference is different across the different resistances. The potential difference across the entire circuit is equal to sum of the potential differences across the individual resistors. So V is equal to V1 plus V2 plus V3। तो जो हम लोग अभी यूज भी किए, एक डेरिवेशन जो कर रहे थे, कि इंडिविजुअल जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं उन सबको ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप हमारा निकल जाता है। और उसी से हमारा आया बेसिकली कि रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज इज R1 प्लस R2 प्लस R3। ना एक्सप्रेशंस फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये ऑलरेडी अभी हम लोग निकाल के दिखा दिए आपको, अभी हम निकाल के दिखा दिए। सो दस इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो सारे के इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को हम लोग ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। In general, if there are n equal resistances, each of value are connected in series, the equivalent resistance Rs is R plus R up to n times, so n into R हो जाएगा। Now, combination of resistors in parallel, अगर कई सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं, सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल अगर हम बात करें, तो ये देखो जो टोटल करंट आई है ना, ये आई तीन पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, I1, I2 और I3। और जो पोटेंशियल, चाहे तुम R1 के अक्रॉस देखो, R2 के अक्रॉस देखो और R3 के अक्रॉस देखोगे, पोटेंशियल तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में सेम है। तो हम लोग इसको लिखेंगे बेसिकली, जो पोटेंशियल है, जो करंट, टोटल करंट आई है, दैट विल बी इक्वल टू I1 इंटू I2 इंटू I3। अब दिस इज इक्वल टू I1 को हम लोग लिख सकते हैं, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस V है, डिवाइडेड बाय R1, V बाय R2, V बाय R3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू I को हम लोग लिख सकते हैं, जो नेट करंट है V, इसको, इस पूरे रेजिस्टेंस को अगर सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें RP से, सो बेसिकली ये हो जाएगा V अपॉन RP।
अब V तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। सो इससे हमारा आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये इन दोनों का डेरिवेशन है। यहाँ पे क्या पॉइंट्स हम लोग को ध्यान में रखने हैं? पहला, पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor is same. VA is equal to VB is equal to V, which is equal to the potential difference across the terminals of the battery. दूसरा, current in the resistor is inversely proportional to resistance. ठीक है। So sum of the current, the sum of the current I1, I2, I3 in the separate branches of the parallel circuit is equal to the total current I. So total current I will be equal to I1 plus I2 plus I3. So दो चीज ध्यान में रखना है। एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर लिए है ना, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये n रेजिस्टेंसेस होंगे तो ये कंटिन्यू करता रहेगा। सो दस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन the reciprocal of the equivalent resistance is equal to sum of the reciprocal of individual resistances. So 1/RP is 1/R1 plus 1/R2 up to 1/Rn. अगर n रेजिस्टेंसेस सबका वैल्यू सेम है r के बराबर, ये सारे अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो वहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/R प्लस 1/R n टाइम्स तक गया, तो मतलब n/R हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो r/n हो जाएगा। सो Rp इज इक्वल टू r/n। So for two resistances R1 and R2 connected in parallel, the equivalent resistance Rp is given by 1/RP is 1/R1 plus 1/R2. So Rp is basically R1 R2 by R1 plus R2. So दो रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, R1 R2 by R1 plus R2। उसी तरह अगर सारे इक्विवेलेंट इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, n रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो R/n हो जाता है। मान लो 10 ओम का 10 ओम का तीन रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, तो 10/3 हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसी तरह दो रेजिस्टेंस को किया है कोई 10 ओम और 15 ओम का, तो उसका हम लोग R1 R2 वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे डायरेक्टली। अगर दो रेजिस्टेंस है तो वहां पे हम लोग को 1/10 प्लस 1/15 करके निकालो और बाद में दोबारा उसका रेसिप्रोकल लो, तो इट इज अ टीडियस प्रोसेस, टेक्स सम टाइम। दिस वैल्यू मतलब दिस Rp इज इक्वल टू R1 R2 by R1 plus R2, दिस इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इजियर फॉर टू रेजिस्टेंसेस, ज्यादा इजी और जल्दी फास्टर ये सॉल्व हो जाएगा। Now combination of resistors both in series and in parallel, ठीक है। तो हम लोग जब सीरीज पैरेलल दोनों मिक्स करके करते हैं, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे देखो 1 ओम और 1 ओम ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, और ये वाला 1 ओम इन दोनों रेजिस्टेंस से सीरीज में, ठीक है। क्यों पैरेलल में? यहाँ जो करंट आ रहा है दो पार्ट में डिवाइड कर जा रहा है, I1 और I2, ठीक है। और इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है एंड टू एंड कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज, तो ये जो 1 पैरेलल में हुआ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.5 हो गया है ना। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, मतलब बेसिकली हर रेजिस्टेंस को 2 से डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और नाउ द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में ये 1 ओम और ये जो 0.5 ओम, तो 1.5 ओम बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर बच्चों? Yes, sir.
ग्राफ बना के दिखाया हुआ है जस्ट टू रिलेट इट। भाई हमें पता है वी आई ग्राफ का, ठीक है, सॉरी ये वी आई ग्राफ नहीं, आई वी ग्राफ दे रखा है। आई वी ग्राफ में हम लोग को पता है स्लोप जिसका कम होता है वहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो कम स्लोप किसका होगा, सीरीज वाले का, और यहाँ पे पैरेलल वाले का स्लोप ज्यादा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है the current I is divided into two resistance R1 and R2 connected in parallel as shown. So in that case, current in the first resistor is I into R2 by R1 plus R2. So I1 is IR2 by R1 plus R2. And current in resistance R2. R2 वाले में करंट देना होगा तो IR1 by R1 plus R2. So अगर R2 में करंट निकालना है तो न्यूमरेटर में R1 हो जाएगा, और R2 में करंट निकालना है तो ठीक है ना, R1 में करंट निकालना है तो यहाँ पे R2 दे देंगे न्यूमरेटर में। तो ये फॉर्मूला भी जो है ना काफी यूजफुल है, ये वाला फॉर्मूला काफी यूजफुल होता है जब दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड रहते हैं। अब वोल्टेज V इज डिवाइडेड इनटू टू रेजिस्टेंसेस, तो हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारे फॉर्मूलेस को यूज भी करेंगे। तो वोल्टेज V इज डिवाइडेड into two resistances R1 and R2 connected in series। अब अगर हमें V1 निकालना है यहाँ पे, है ना, तो जैसे करंट निकाल रहे थे तो रेजिस्टेंस कुछ और यूज कर रहे थे, I2 निकाल रहे थे तब R1 था, I1 निकाल रहे थे तब R2 होता। यहाँ पे वोल्टेज वाले में ऐसा नहीं है, वोल्टेज वाले में जिसका भी वोल्टेज अक्रॉस निकाल रहे हो, V1 का वोल्टेज R1 के अक्रॉस निकाल रहे हो, तो ये I इंटू R1 हो जाएगा, मतलब V R1 बाय R1 प्लस R2। यहाँ न्यूमरेटर में R1 ही रहेगा, उसी तरह V2 में यहाँ न्यूमरेटर में R2 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तुम लोग पीछे का काम खत्म किए हो, एटे वाला जो हम काम दिए थे सारा? यस सर। सर मैंने न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर लिया, बस आपको सेंड करना भूल गया था, तो अभी क्लास के बाद सेंड कर दूंगा। प्लीज बाकी आपको थ्योरी सेंड कर दीजिए। हाँ प्लीज उसको देख के भेज दीजिए सब लोग, और हम लोग अगली क्लास में जो है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो इसका भी तो आपको ना एक्सरसाइज जो है ना, जो थ्योरी वाला पार्ट है वो उसको कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर है? यस। 8B वाले का जो थ्योरी पोर्शन है बहुत कम ही क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन ही हैं, तो ये 11 क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा थ्योरी वाला पोर्शन, ठीक है? न्यूमेरिकल अभी नहीं कीजिएगा, न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर लेंगे तब कीजिए। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे।